हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 4 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है यूएसए ने ऑपरेशन किया है वेनेजुला में, जिसमें वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा के यूएस लाया गया है। ये अभी तक की जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही अहम न्यूज़ है, जिसमें एक प्रेसिडेंट को उठा के दूसरी कंट्री में लाया गया है। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि ये सब कुछ क्यों किया गया है, इस पूरी की पूरी घटना का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और बाकी कौन कौन से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, वो सब कुछ आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा मैं। और यूपीएससी में कैसे सवाल पूछे गए हैं वेनेजुला से कनेक्टेड, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एक रोग प्लैनेट का वेट नापा गया है बाय यूजिंग माइक्रो लेंसिंग। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा रोग प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग क्या होती है, और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो लीफ कटर बीज होते हैं उनके लार्वास कैसे ट्रिगर होते हैं, उनके लार्वास कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसको यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। और इसी में आपको मैं समझाऊंगा मेटामॉर्फोसिस का अर्थ क्या होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उन बीज में, और बीज के ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है, वो भी आपको इस आर्टिकल में इन डिटेल बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो अर्बन ग्रीनिंग होती है उससे ठंडाहट और गर्माहट दोनों चीज हो सकती है, स्टडी ने फाइंड किया है। अब आप सुन रहे होंगे कि पेड़ लगाओ उससे ज़्यादा ठंडी होती है, या फिर उससे जो गर्माहट होती है सराउंडिंग की वो ट्रीज अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे जाएगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि अर्बन ग्रीनिंग भी कैसे थोड़ा सा वार्मनेस को और ज़्यादा क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट ने सेटअप किया है लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल। इसका पर्पस क्या है, टू बूस्ट इंडिया का जो कॉन्सर्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ये जो आपका लाइफ इवेंट डेवलपमेंट सेल है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करेगा, क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर्मी ने साइन किया है इतने 7,293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, किस पर्पस के लिए, ताकि लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम को इंडिजिनस तरीके से बनाया जा सके। अब इस पूरे आर्टिकल की समरी आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं बैटल आईएएस के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल ऐसा है जो अब न्यूज़ में चलता रहेगा, वीक्स तक चलेगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो हुई है आज। हुआ क्या है, यूएसए ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है नाइट टाइम पे, और इसमें क्या हुआ है जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है, निकोलस मदुरो, इनको कैप्चर करके न्यूयॉर्क लाया गया है। आप सोच के देखिए कि एक वर्किंग प्रेसिडेंट को एक उसके खुद के देश से उठा करके उनकी वाइफ के साथ लाया गया है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। पर्पस क्या कहा गया है कि यहाँ पे इनके ऊपर केसेस चलेंगे। अब सवाल उठता है कि यूएसए ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि यूएसए ने कई बार और बहुत समय से, आप लोग सुन रहे हो, कई बार मैंने आर्टिकल में भी समझाया है, वेनेजुला के ऊपर ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा था कि यहाँ पे नार्को जो टेररिज्म है, बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग और जितने केसेस हो रहे थे ड्रग के रिगार्ड में, उसमें जो निकोलस मदुरो थे उनका बहुत ज़्यादा हाथ था। इसी वजह से ये रीज़न डोनाल्ड ट्रंप ने साइट किया और इसकी वजह से वेनेजुला से इनको हटाया। अब जब वेनेजुला से एक गवर्नमेंट को पूरी उठा के हटा दिया गया है, तो यूएसए ने क्या कहा, यूएसए ने कहा भैया अब जो हम गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म करेंगे वो वहाँ पे चलेगी, और फॉर द टाइम बिंग यूएसए खुद वहाँ पे रूल करेगा। ये ट्रंप ने खुद बात कही है। और सोच के देखिए फॉर अ मोमेंट कि एक कंट्री यूएसए गया, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को हटाया और कह रहा है अब मैं वहां पे रूल करूंगा। अब यूएसए ने जब वहां पे रूल करने की बात कही है, तो ये रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि जो वेनेजुला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है यहाँ पे। और ये चीज ट्रंप ने भी कही है कि जो बड़ी बड़ी ऑयल की कंपनीज है वो जा करके वेनेजुला में फॉर्म होंगी और अच्छे तरीके से वहां पे ट्रेड स्टार्ट होगा, जब तक एक नई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो जाती, जब तक ट्रांजिशन नहीं हो जाता। तो ये फील हल्का सा 1947 वाला फील हो रहा है, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर दे रही है किसको, इंडिया को। ठीक यहाँ पे भी वैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिनेरियो डिफरेंट ऐसे है क्योंकि यूएसए ने पहले हटाई है गवर्नमेंट, हटा के वो किस गवर्नमेंट के हाथ में देंगे, उस गवर्नमेंट के हाथ में जो कि यूएस पॉलिसी की तरफ अलाइंड होंगे। ठीक है, चलिए अब ये दिखाता क्या है, ये जो पूरा स्टेप लिया गया है यूएसए के द्वारा, क्या शो करता है, ये शो करता है एक्सट्रीम एस्केलेशन बिटवीन यूएस वेनेजुला रिलेशन। क्योंकि अभी तक सैंक्शन चल रहा था वेनेजुला पे, कह रहे थे भैया
अगर आपने हमारा कहा नहीं सुना तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन अब वो सैंक्शन से डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे रिजाइम चेंज अप्रोच यूएसए के द्वारा अपनाया गया है। अब यूएसए जैसी इतनी बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर ऐसा करेगी तो बाकी जो छोटे देश हैं, और छोटे देशों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है उनको ऐसा सिमिलर काइंड का स्टेप उठाने के लिए। तो ये चीज़ भी अपने आप में जियोपॉलिटिक्स में बहुत सीवियर इम्पैक्ट लेकर के आएगी। सेम चाइना भी कर सकता है, किसके साथ, जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि ये यूएसए का जो स्टेप है इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा पोस्ट इम्पैक्ट होगा। इसका क्या है, एक लीगल नैरेटिव का यूज़ किया गया है कि हम भैया इस लीगल नैरेटिव है जिसकी वजह से हम इंटरवेंशन को कर रहे हैं। मतलब हमने नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए किसके ऊपर, मदुरो के ऊपर, और ये जस्टिफिकेशन देके हमने इंटरवेंशन कर दी। और यूएसए की डिसीजन मेकिंग में स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑयल की है। यहाँ पे जो सॉवरेनिटी नॉर्म्स है वो पूरी तरीके से वायलेट हो गए। आप सोच के देखिए, एक देश में गवर्नमेंट होती है, उसके ऑपोजिशन होते हैं, हमेशा बैटल उनके बीच में होती है, लीगल बैटल होती है, डेमोक्रेटिक बैटल होती है, ब्यूरोक्रेसी एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बैटल्स होती हैं। बट यहाँ पे क्या है, मिलिट्री आई है दूसरे देश की और आ करके एक देश से प्रेसिडेंट को उठा के दूसरे देश में लेके चली गई है। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें ये एक और शो करता है कि भैया अगर आपने हार्ड पावर का इस्तेमाल किया है तो वो भी बाकी देश को भी मोटिवेट कर सकता है। तो ये भी ऐसा हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट सेटिंग तरीके से काम करे। क्यों? क्योंकि यूएसए ने किया है तो बाकी देश बोलेंगे जब यूएसए कर सकता है सारे के सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को एक कोने में रख के, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई, हमारे पास ऐसा क्या नहीं है। तो ये चीज़ शो कर रही है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के फोरम्स हैं वो सबको एक कोने में करके उसको कंप्लीटली इग्नोर करके यूएसए ने ये यूनिलैटरल मूव लिया है। ठीक है, अगर मैं आपको वेनेजुला के बारे में बताऊं, वेनेजुला कई सालों से हाइपर इन्फ्लेशन सैंक्शंस को फेस कर रहा था। वेनेजुला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट है यहाँ पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे हैवी रिलायंस है ऑयल पे, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है ग्लोबल प्राइस के शॉक से और सैंक्शन से। अगर कभी यहाँ वेनेजुला पे कोई भी सैंक्शन लगता है तो यहाँ की इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट हो जाती है। अगर आप देखेंगे 24 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिसेंटली वेनेजुला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी, चलो ठीक है, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, और सक्सीड हो गया है अपने लोगों को बाहर फ्ली करने से रोकने में, मतलब प्रिवेंट कर दिया कि इनके बाहर के लोग जो है, मतलब घर के लोग जो है वेनेजुला के, अब वो बाहर जाना बंद कर चुके हैं, प्रिवेंट कर चुके हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, सक्सीड नहीं हुए हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट से कि सक्सीड हो चुके हैं प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आपको सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये गलत ये गलत ये गलत, और आप डायरेक्टली बोलोगे फोर्थ इज राइट। बट स्टिल अगर आप पढ़ोगे तो ये वही स्टेटमेंट कह रहा है, वेनेजुला हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो यूएसए ने जो स्टेप लिया है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे क्या रेशनल है। यूएसए को पता है कि अगर हमारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व का अगर एक्सेस मिल गया है तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी इकॉनमी में। तो उसने अपने स्टेप को इनडायरेक्टली में जस्टिफाई किया, नार्को टेररिज्म एक रीजन है, लेकिन अगर आप अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहां पे रीजन एक डिफरेंट है, वो क्या है, ऑयल रिजर्व। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं छोटे से स्नैप की। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टारवेशन फोर्सेस लीफ कटर बीज टू स्टार्ट एडल्टिंग। अब एक बात समझो, ये एक एडल्टिंग, या आप समझो बीज क्या होती है, बीज मतलब आपको पता है ये बीज आप देख रहे हो, ठीक है। अब एक लीफ कटर बीज होती है जो पत्तियों काटने वाली बीज होती है, दैट इज इट। तो अब अगर एक बी का एक लार्वा होता है, छोटा सा अंडा होता है, ठीक है, तो उस अंडे के आसपास क्या होता है, अंडे में खाना होता है, बेसिकली आप ऐसे समझ लो। तो धीरे 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 वो अंडा जब लार्वा में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, सवाल ये है कि भैया अभी तक लग रहा था कि ये जो लार्वा से ट्रांजिशन हो रहा है बी में, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट जो है वो बढ़ता होगा, जिस वजह से लार्वा कन्वर्ट होंगे बीज में। लेकिन अब एक स्टडी हुई जिसमें यह पाया गया है कि अगर एक छोटा सा अंडा है उसको बच्चे में कन्वर्ट होना है, तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि अंडे में कितना वेट है या कितना कम ज़्यादा है, वहाँ पे देखने क्राइटेरिया ये है कि उस अंडे में कितना खाना बचा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे खाना खत्म होता जाएगा, स्टारवेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि भैया फूड रिमूवल जब होगा उससे क्या होगा, उससे धीरे 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 हार्मोन प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। और यही पूरा आर्टिकल कह रहा है। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान दोगे इसका साधारण सा मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज का, लार्वा का। वही सेम चीज यहाँ पे क्या है, स्टारवेशन फोर्स करता है लीफ कटर बीज
चीज़ को कि वो स्टार्ट कर दें एडल्टिंग, मतलब जो इनके पास का जो खाना होता है जब खत्म हो जाता है, तो अभी इससे क्या डिस्कार्ड हुआ है कि वेट बढ़ने से नहीं वो एडल्टिंग पा रहे हैं, उसमें जब खाना खत्म हो जा रहा है तब वो स्टारवेशन फेज में जाकर के एडल्टिंग को अचीव कर रहे हैं। तो आपको पता क्या होना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अगर आप ध्यान दोगे 23 में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन बी है, हनी बीज है, वैस्प है, ठीक है। आपको पता है कि हनी बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैगल डांस करते हैं ताकि अपने किन को इंडिकेट कर सकें डायरेक्शन और डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ देयर फूड, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए ये साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आर्टिकल बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहला वर्ड आता है रोग प्लैनेट। क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। रोग प्लैनेट का मतलब होता है ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार के सराउंडिंग नहीं घूम रहा हो, किसी स्टार के आसपास नहीं है, वो कोई उसका एक पेरेंट स्टार नहीं होगा, वो अपने हिसाब से अपनी दिशा डिसाइड कर रहा हो, इसलिए बोलते हैं रोग प्लैनेट हो गया। इंसान रोग हो गया मतलब वो छोड़ चुका है अपने किसको, जो भी स्टार होगा। अब यहाँ पे क्या है, माइक्रो लेंसिंग नाम की एक चीज़ होती है। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ चीज़ें। होता क्या है, मान लेते हैं एक बड़ा सा प्लैनेट है, ठीक है, और एक रोग प्लैनेट है जो अपने रास्ते में जा रहा है, कहीं भी जा रहा होगा रास्ते से। तो इस जो रोग प्लैनेट होगा इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ से जब ये गुजरेगा इस स्टार के सामने से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मास होगा इसका, यहाँ से जो इस एक्स स्टार, मान लेते हैं इस स्टार का नाम क्या है, एक्स है, तो ये जो एक्स स्टार होगा इससे कुछ लाइट निकल रही होगी। तो जब ये आपका रोग प्लैनेट पास होगा इस जहाँ पे, तो यहाँ से जो लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। तो यही से सेम चीज़ क्या साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग का यूज़ करके मेजर किया है एक रोग प्लैनेट का मास। अभी कैसे हुआ होगा वही आपको मैंने दोबारा एक बार और आसान भाषा कर देता हूँ। ये एक्स प्लैनेट है, इसकी लाइट जा रही होगी ऐसे ऐसे करते हुए, फिर ये एक इस रास्ते से एक रोग प्लैनेट चल रहा है, यहाँ से ये चलता हुआ आ रहा है। अब जैसे इसकी रेंज में आएगा तो लाइट पड़ते ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो प्लैनेट होगा इसके अंदर कुछ मास होगा, तो इसकी ग्रेविटी होगी वो इस लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में बेंड करेगी, जिससे क्या पता चल जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा उसके मास का। किसके मास का, ये जो आपका रोग प्लैनेट है। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए माइक्रो लेंसिंग कैसे वर्क करती है। तो एक फिनोमेना है जो आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी में भी प्रेडिक्ट किया गया था। ये क्या कहता है, जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट पास होता है एक डिस्टेंस स्टार से, तो उसकी ग्रेविटी जो होती है बेंड कर देती है किसकी, स्टार की लाइट को। जो स्टार की लाइट पड़ रही होती है रोग प्लैनेट पे वो बेंड हो जाती है। इससे क्या होता है, टेम्परेरी ब्राइटनिंग आती है। अब जो टेम्परेरी ब्राइटनिंग आई किसके अंदर, बैकग्राउंड स्टार के अंदर। और ये हेल्पफुल कैसे होगा, इससे पता चल पाएगा डार्क और फेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो रोग प्लैनेट्स होते हैं या फिर ब्राउन ड्वार्फ्स होते हैं। ब्राउन ड्वार्फ्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स या ऐसे स्टार्स जो कि कंप्लीटली उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो पाया, उसको हम लोग ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। यहीं पे व्हाइट ड्वार्फ भी होता है और आपने रेड जाइंट भी सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ कैसे हेल्पफुल होगी, ये मदद करने में हमें बहुत आसानी देगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होती है और कैसे जो ऑब्जेक्ट होता है वो इमिट करता है तब भी लाइट, जब उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। मतलब रोग प्लैनेट के अंदर खुद की तो लाइट नहीं है, लेकिन जब वो पास करेगा किसी स्टार के पास से तो वहाँ पे वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और उससे पता चल पाएगा उसके अंदर कितना मास है। तो मास को मेजर करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको पता क्यों है माइक्रो लेंसिंग क्या होती है, तो आसान सी भाषा में माइक्रो लेंसिंग का अर्थ होता है कि जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट किसी स्टार से पास होता है तो उससे क्या होता है, उसकी ग्रेविटी से लाइट में बेंड हो जाता है। इसी को हम लोग माइक्रो लेंसिंग कहते हैं और मेजरमेंट होता है उसके मास का बेसिकली। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहे हैं ग्रीन पैराडॉक्स। कह सकते हो क्या है कंफ्यूजन इस समय पे, तो कंफ्यूजन क्या कहती है, ये जो वेजिटेशन होता है उसका हमेशा मतलब ये नहीं होगा कि वो सिटीज़ को कूल कर देगा। जो ड्राई और एरिड सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं उससे अर्बन टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो हीट वेव्स होती हैं उसके अंदर ग्रास क्रॉप्स जो होती हैं वो हीट को और ज़्यादा वर्सन कर देती हैं। ट्री तो मोस्टली हेल्प ही करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली देखा जो ग्रासेस या क्रॉप्स होती हैं ये हीटिंग और ज़्यादा कर देती हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि जो कूलिंग होती है वो डिपेंड करती है इवेपोट्रांसपिरेशन के ऊपर। अगर आप ध्यान दोगे इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होगा, आपको होता है इवेपोरेशन भी हो रहा है
ठीक है, इवेपोरेशन मतलब क्या है, प्लांट से पानी जा रहा है, और जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्लांट अपना जो पानी ले करके कैसे खाना बना रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होगे, बट आपको मैं वो और आसान कर देता हूँ। तो जो कूलिंग बेसिकली डिपेंड होती है, इवेपो ट्रांसपिरेशन भी डिपेंड होती है, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज क्या है, वाटर। वाटर की जरूरत पड़ेगी इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए। तो जो ड्राई एरियाज होती हैं वहां पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, तो इसकी वजह से ये जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है ये रिड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से जब पानी नहीं होगा तो जो वेजिटेशन होंगे, जो प्लांट्स होंगे, वो सनलाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इससे क्या होगा, वो कूलिंग करने की बजाय हीट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब एक्सट्रीम हीट होगी तो प्लांट क्या होगा, कंप्लीटली वाटर लॉस को शट डाउन कर देंगे। अब इससे क्या होगा, कूलिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी, मतलब ये चीज़ हीट को और ज़्यादा सीवियर कर देगी। आपको इस ग्रीन पैराडॉक्स के बारे में क्या पता होना चाहिए कि हमेशा अर्बन एरियाज में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पौधा लगाया, ग्रासलैंड्स लगाए हैं, तो वो वहाँ पे ठंडाहक ही करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा सही से तो इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अगर कोई भी प्लांट है तो ज़रूरी इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो इवेपोट्रांसपिरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से ठंडाहक दे रहा है। अगर वो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पे पानी ढंग से नहीं होगा। ठीक है, सो आपको पता क्या होना चाहिए कि जो ट्रीज हैं वो इम्पैक्ट करते हैं सिटीज को इन्वर्सली भी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। गवर्नमेंट ने किया क्या, आपको टू द पॉइंट बताता हूं। गवर्नमेंट ने लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल LEDC नाम की एक सेल बनाई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब ये क्या है, ये एक सिंगल विंडो फैसिलिटेशन मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एसोसिएशन, म्यूजिक राइट सोसाइटी, सबको एक जहां पे एसोसिएट किया जाएगा। सवाल उठता है ऐसा क्यों किया गया है, ताकि एक्सपैंड किया जा सके कंसर्ट इकोनॉमी को। अब आपने ध्यान दिया होगा आजकल बहुत सारे कंसर्ट्स चल रहे हैं। जब कंसर्ट्स होते हैं, जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट्स होते हैं, आप वहां पे जाते हो, आप उनको सुनते हो, तो गवर्नमेंट ने देखा कि आज के समय जो कंसर्ट इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। तो उसी समय अगर गवर्नमेंट ने निर्धारित किया कि हमने इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इनवर्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर अनरेगुलेटेड होगा तो बहुत ज़्यादा करप्शन भी बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने खुद ये बात कही, कंसर्ट इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, और हम इंडिया को ग्लोबल लाइव एंटरटेनमेंट हब की तरीके से अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक प्लेयर को एक जहां पे लाना पड़ेगा, और उस एक जहां पे लाने के बाद एक सेल बनानी होगी। ये सब होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म भी बूस्ट होगा, और जो रैपिडली ग्रोइंग लाइव इवेंट्स की मार्केट है Tier 2 Tier 3 सिटीज में, वो और ज्यादा एमर्ज होगी। अगर मैं आपको बताऊं इसका पूरा इम्पैक्ट क्या होगा, तो लार्ज लाइव इवेंट्स जो होते हैं 15,000 प्लस जॉब्स को क्रिएट करते हैं पर इवेंट में। आप सोच के देखिए, जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज होती हैं, मैसिव ग्रोथ को उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है। ओवरऑल कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, थिएटर की अटेंडेंस भी बढ़ेगी। तो ये सब इम्पैक्ट होगा अगर हर एक चीज़ अच्छे तरीके से रेगुलेट होगी, अगर गवर्नमेंट की बैकिंग होगी किसी भी कॉन्सर्ट के रिगार्ड में, कोई भी कॉन्सर्ट कहीं पे हो रहा है, तो वो चीज़ अपने आप में एक बहुत ही अहम साइन है, ये शो करने के लिए कि इंडिया कितना ज़्यादा सीरियस है कंसर्ट इकोनॉमी को लेकर के। और जब उसका ग्लोबल पर्सोना बढ़ेगा इसके रिगार्ड में, तो जो ग्लोबल टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। पर्टिकुलरली अगर कोई ग्लोबल डिफरेंट फॉरेनर्स हैं, ठीक है, उनको आना है इंडिया में किसी अपने स्पेसिफिक आर्टिस्ट के बारे में देखने के लिए, उसका शो देखने के लिए, तो वो जब आएंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, करेंसी का इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये सब होने से इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, इंडियन आर्मी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट विद नाइब लिमिटेड, और ये किसके साथ किया है, इजराइल के साथ किया है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, इसमें आपको पता क्या होना चाहिए अपने पेपर पर्सपेक्टिव के लिए। तो हमने जो सिस्टम एक्वायर किया उसका नाम है सूर्यास्त्र। ठीक है, अब जो सूर्यास्त्र है ये मल्टी कैलिबर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म होगा, बेसिकली ऐसे बना दिया जाएगा, यहां से आप रॉकेट को लॉन्च कर सकते हो, अलग अलग वेरिएशन की रॉकेट है। अब इसकी स्ट्राइक रेंज 150 से 300 किलोमीटर हो सकती है, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ लाया गया है। अब यहां वर्ड देख रहे हो, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, इसका मतलब क्या होता है, ये कभी भी किसी रॉकेट की जो टारगेट होता है उस टारगेट को बहुत ही प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। मतलब कभी भी अगर एक रॉकेट यहाँ से लॉन्च हुई है, मान लेते हैं इस जहाँ से ऐसे लॉन्च हुई है, तो इसका एक प्रोजेक्टाइल होता है, ऐसे ऐसे कर्व में जा रही है, तो इसके प्रोजेक्टाइल में कितना ज़्यादा प्रिसीजन है वो डिसाइड होगा किसके द्वारा, सर्कुलर एरर प्रोबेबल के द्वारा। अब ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इससे क्या होगा, मल्टीपल टारगेट्स डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस पे टारगेट किए जा सकेंगे अगर सूर्यास्त अपने तरीके से इसको अच्छे से अगर इसको मोबाइल कर दिया जाएगा। तो
तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड हाई प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चर है, जो कि इंडिया अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके बना रहा है, कोलैबोरेशन करके दूसरे के साथ। ठीक है, अब यहां पे आपको पता क्या होना चाहिए, सूर्यास्त्र क्या है। आप अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सूर्यास्त्र, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए रॉकेट लॉन्चर है, ये कोई रॉकेट या मिसाइल सिस्टम नहीं है, मिसाइल लॉन्च करने वाला ये लॉन्चर है। ठीक है, अब यहां पे सूर्यास्त्र क्या है, मल्टी कैलिबर यूनिवर्सल रिकॉर्ड जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होता है, डिफरेंट टाइप्स के रॉकेट को फायर किया जा सकता है। आपको पहले मैंने बता दिया सर्कुलर एरर प्रोबेबल क्या होता है, ये एक्यूरेसी को मेजर करता है मिसाइल्स की और रॉकेट की। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर होता है वो सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, मतलब ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना होगा, यहाँ पे अलग अलग रॉकेट टाइप, जैसे बोल दिया ये 50 किलोमीटर वाली है, 100 किलोमीटर की, 150 फिर 200, तो एक ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग रॉकेट्स को अलग अलग लोकेशन पे भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, इंडिया किस तरीके से अपनी आत्मनिर्भरता को और ज्यादा रिवाइव कर रहा है, कि वो जो भी इक्विपमेंट्स हैं इंडिजिनियसली बनाएगा, तो वो चीज क्या शो करेगी, इंडिया की खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ को। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।